इस स्वतंत्र भारत में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था होनी ही नहीं चाहिए। आप किसी युवा बेरोजगार से पूछ लीजिए, उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं। एक्सपोर्ट हिंदू ही करते हैं। पार्टी को 10 साल गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने में कौन सा सर्वे करानी है, कौन सी टीम बनानी है, कौन सा सीबीआई जांच करानी है, कौन सी ईडी जांच करानी है। 10 साल में ये गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं घोषित कर दे रहे हैं, क्यों? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोवंशों से और गायों से और गौशालों से बदबू आती है। नहीं, उर्दू हमारे देश की भाषा है, उर्दू से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उर्दू इज इंडियन लैंग्वेज। संशोधन में बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे देश में सारी संपत्ति मुगलों की थी। क्योंकि धर्म के नाम पर जब देश का बंटवारा होता है तो धर्म के नाम पर अगर बंटवारा हुआ तो इन मुसलमानों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए था। मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल अभी मैं काशी में हूं और हमारे साथ काशी के प्रबुद्ध लोग जुड़ चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आज संसद में उस पर एक क्या पास होता है या अभी उस पर और आगे चीज़ें चलेंगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर जी और अजय भैया और संतोष जी हैं, और भी हमारे साथ लोग भैया मौजूद है। अभिषेक जी, आपका अभय भैया। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड जो काफ़ी मतलब कि चर्चा का विषय है संपूर्ण देश में। संसद में अगर बात करें तो मात्र 24 मुस्लिम सांसद है, बट फिर भी इसका विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश भी जाता है। खैर, बात करेंगे कि कौन लोग इस पे समर्थन करते हैं और क्या कारण है उनका, विरोध करते हैं तो क्या विरोध का कारण होगा। सबसे पहले हम अजय जी से बात करेंगे कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। अजय फौजी, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी युवजन सभा। ये बिल का जो आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही से मैं शुरुआत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास आज के डेट में 10 साल हो गया इनको आए हुए, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लड़ाओ भिड़ाओ, तोड़ो फोड़ो, यही कर रहे हैं। क्या मुद्दा नहीं है इनके पास? छात्रों की बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा नहीं है, महंगाई का भी मुद्दा नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये जो बिल लेके आ रहे हैं ये इसका मतलब माहौल को घुमाने के लिए ये ला रहे हैं कि जनता इसमें उलझी रहे और लड़ती रहे। इसलिए ये बिल पास नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। मैं सरासर इसके खिलाफ हूँ। संतोष जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात है, इस स्वतंत्र भारत में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था होनी ही नहीं चाहिए। पहले तो इस हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड को पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना ज़्यादा पावर दे दिया, असीमित पावर उनको मिला कि आप किसी के भी मकान को इंगित कर दो कि ये मकान हमारा है, उसे प्रशासन खाली करा के वक्फ बोर्ड को सौंप देगा। अब जिसका मकान है वो मकान अपना सिद्ध करने के लिए वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाएगा, जहां मुस्लिम मजिस्ट्रेट होगा, उनके बीच में उसे सिद्ध करना है कि ये मकान आपका है। इस तरह से लैंड जिहाद का काम किया जा रहा है, देश को इस्लामीकरण की ओर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो इस सनातन राष्ट्र में अगर इस तरह की वैचारिक व्यवस्था लेकर के लोग काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये गलत है। हमारे हिसाब से तो इसको भंग होना चाहिए, लेकिन सरकार आज इस पे संशोधन बिल लाई हुई है जिसमें वक्फ बोर्ड के क्रियाकलापों के पर कतरने का काम किया जा रहा है और ये नितांत आवश्यक है और ये बिल पास होना चाहिए। संतोष जी बोल रहे हैं कि इसे सीधे भंग कर देना चाहिए, बिल संशोधन की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों भंग कर देना चाहिए? भारत में हिंदू मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, सबके अपने भगवान हैं, सबके अपने मंदिर हैं, सबके अपने मस्जिद है, सबके अपने गिरजाघर हैं, सबके अपने गुरुद्वारा हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले हम एक इंसान हैं। इंसान की भाषा में अगर बात किया जाए तो एक इंसान ही प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री भी हैं, और इंसान ही हम युवा भी हैं जो बेरोजगार हैं। उसके बारे में ये आज तक आप किसी युवा बेरोजगार से पूछ लीजिए, उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं। उसके बारे में कभी नहीं। कितनी नौकरियां दी है पता नहीं। अभी 48 घंटे के अंदर योगी जी ने क्या कहा था, 50,000 नौकरी पता नहीं कैसे बढ़ गई 48 घंटे के बयान के अंतराल पे। ये आप सुनोगे, मैं उस पर नहीं बहस करना चाह रहा हूं। हमारा ये कहना है कि अगर आप ये ला रहे हैं तो मुसलमान की वो जो वक्फ बोर्ड बिल है
उस पे अगर मुस्लिम लोगों को आप रख रहे हैं तो उसमें हिंदू लोगों को क्यों रख रहे हैं? पहली चीज, आपने अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, उसकी कमेटी बनी हुई है, उसमें किसी मुसलमान को आपने रखा है? नहीं ना, नहीं ना रखा। और अगर आप रख रहे हैं तो इस तरह का ये बिल घुमा के ला रहे हैं जनता को आपस में लड़ाने के लिए, टकराव पैदा करने के लिए ये बिल गलत ला रहे हैं, गलत समय पे ला रहे हैं। कोई जरूरत इसकी नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, ना होगा। हम इसके खुल के विरोध कर रहे हैं। बाकी आप लोग जो कह रहे हैं कहें, और पूछिए, आप बताएंगे। जो ये बिल संशोधन का बन रहा कमेटी बना है, उसमें मुसलमानों को के अलावा हिंदुओं को रखा गया है। देखिए, हिंदुओं को रखा गया है या कुछ भी रखा गया है, बड़ी सीधी सी बात है कि वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है। अगर वक्फ बोर्ड की जरूरत थी तो सनातन बोर्ड की भी जरूरत थी। सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? इसी के साथ साथ और भी धर्म जो हैं, उन धर्मों के बोर्ड क्यों नहीं बनाए गए? वक्फ बोर्ड ही क्यों बनाया गया? ये खाली मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बनाया गया। और अगर इसी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहेगा इस देश में, इस सनातन राष्ट्र में, तो निश्चित तौर पे इस्लामिक राष्ट्र की ओर अग्रसर करने का काम हो रहा है। क्योंकि लैंड जिहाद हो रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे, लव जिहाद हो रहा है मुसलमानों की तरफ से। इस तरह से हमारे मंदिरों पर जो कब्जा किया तोड़ करके उनमें मस्जिद बनाया, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। सरकारी संपत्ति, उस पर कब्जा करने के बाद वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? ये अंकुश लगाना इन पे बेहद जरूरी है। क्योंकि धर्म के नाम पर जब देश का बंटवारा होता है, तो धर्म के नाम पर अगर बंटवारा हुआ तो इन मुसलमानों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए था। लेकिन धर्म के नाम पर जब देश बटा, उसके बाद भी इंसानियत के नाम पे इनको यहाँ रोका गया कि भाई आप यहाँ रह सकते हो। लेकिन रह सकने का मतलब ये नहीं है कि तुम सनातन पे कब्जा करने का काम करोगे। और वक्फ बोर्ड का वो जरिया है कि धीरे 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 देखते देखते आज हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं, भारत सरकार में मिलिट्री और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे ये जमीन आ गई इनकी। आखिर कहाँ से ये जमीन आ गई? इनका था क्या यहाँ पे? ये जब अरब से आक्रमणकारी आए थे हिंदुस्तान में तो क्या लेकर के आए थे? लेकिन आज के तारीख में अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आपको कायदे कानून से चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं बराबर बात करता हूं कि समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। हर व्यक्ति के लिए एक कानून हो, बराबर कानून हो, जिससे आदमी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। जो अभी बिल आया है संशोधन के लिए, हमने पहले भी कहा कि इसको तो कायदे में भंग हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर इसमें संशोधन आ रहा है तो पक्ष और विपक्ष सभी को मिल करके राष्ट्रहित में यह फैसला लेना चाहिए कि इसमें जो संशोधन हो रहा है सही है या गलत है। इस पे विचार करना चाहिए। वक्फ के पास इतनी संपत्ति आ गई है, प्रश्न। हाँ, मुसलमान भी तो भारत में ही थे, भारत के थे। जब अंग्रेज यहाँ पे आए हुए थे और तो उनको सपोर्ट कौन किया? मुगल आए तो उनको सपोर्ट किया, उनको किया भारत के ही जो राजा महाराजा थे ना, अपनी बहन बेटियों को उनसे शादी कराए और क्या किया? अपना राज चलाने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए नहीं कराए थे। उस समय ये क्यों नहीं चिल्लाए कि मुसलमान कहां से आ रहे हैं? आजाद में ये कहा गया तो जिसको उधर जाना है उसको इधर आना है। वो अपने मर्जी से आए थे, ये गुलाम नहीं है। सौतेला व्यवहार उनके संग किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत काम किया जा रहा है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये कह रहे हैं बार बार कि ये संपत्ति, क्या इस समय राम मंदिर आपने बनाया कोर्ट के आदेश से बना, ठीक? उसमें ये नहीं ना कहने गए कि हमारी जमीन तुम्हारी जमीन, ये क्यों खोद रहे हैं? दूसरी चीज, अगर आपको इतना ही जरूरत है तो गाय हमारी माता है, उसको राष्ट्र माता क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? वो जरूरी पहले है। आप कहते हैं हिंदू बहुत हमारे देश में, ठीक? हालांकि हिंदुओं को 80 करोड़ लोगों तो ये बेरोजगार से भिखारी बना दिए 5 किलो राशन देके। उस पर चर्चा नहीं कर, उस पर क्यों नहीं कर रहा है? ये हिंदू मुस्लिम का तकरार वाली चीज ये क्यों ला रहा है? आज हमारा देश ऐसी स्थिति में है खड़ा। ये सीधा सीधा इनका मुद्दे से बात को भटकाना और हटाना कि ये आपस में लड़े, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज आए थे तो वही ये किए, यही ये कर रहे हैं। इसलिए इनके पास तमाम मुद्दे हैं। इनसे खाली आप पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो या ये आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। मैं मान रहा हूं सनातन धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं इस देश के। जब देश अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी तो मुसलमान भी लड़े थे। तब ये क्यों नहीं कहने गए कि आजादी मुसलमान मत लो, तुम मत जाओ? क्यों नहीं कहने गए थे? उस समय तो बस आजादी चाहिए थी, शहीद हुए थे लोग ना उस समय, ये क्यों नहीं? लेकिन आज जब
रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है और सनातन ये बनना, क्या हम सनातनी नहीं है? हम पूजा नहीं करते हैं? ये हम दिखाते नहीं है टीका लगा के, चंदन लगा के, घंटी बजा के? हम मन से पूजा कर लेते। इस समय ये जो मुद्दा छेड़ रहे हैं, जो ला रहे हैं, ये एकदम गृह युद्ध कराने के लिए ला रहे हैं। अगर ये होता है तो बवाल होगा। क्यों सौतेले भाई को, मुसलमान को क्यों? अभी इनको जरूरत होती है तो मुसलमान मुसलमान चिल्लाते हैं, जरूरत पड़ने पर अपने फायदे के लिए उन्हीं को प्रणाम भी कहते हैं। और मुद्दे नहीं है, इनसे पूछिए। बहुत बड़ा एक सवाल आ रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? 10 साल हो गया। देखिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जहां तक बात है, वो घोषित होंगी आने वाले समय में, मुझे इसका पूरा विश्वास है। लेकिन जब बात आती है हिंदू मुसलमान की, तो हिंदू मुसलमान की बात आप करते हो, तो हिंदू मुसलमान क्यों होता है आखिर? अगर ये सनातनी मुसलमान हैं, क्योंकि भारत में रहने वाला मुसलमान कहीं ना कहीं हिंदू से ही कन्वर्ट होकर के वो मुसलमान बना हुआ है आज की तारीख में। लेकिन भाईचारे की बात पर, हमारे मंदिरों पर जिसको तोड़ करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, आज उसको लौटाने का काम मुसलमानों ने क्यों नहीं किया? हमने तो आपको अपने यहाँ रखा और आराम से आप रह रहे हो। जो बाहर के देश के बाहर जो मुसलमान कंट्री है, वहां के मुसलमानों की दशा आप देख लो, और आज हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान की दशा आप देखो, बहुत बेहतर है। लेकिन उसके बाद भी आप नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के बाद फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहे हो। आखिर क्यों फहरा रहे हो? फिलिस्तीन से तुम्हारा क्या लेने देना है? अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आप पाकिस्तान जिंदाबाद करते हो, आखिर क्यों करते हो? आप रहते हिंदुस्तान में हो, खाते हिंदुस्तान का हो, अब बात पाकिस्तान की करते हो, ये कहाँ का न्याय है? और फिर जगह जगह रोड पर आप चलिए, कहीं पर भी 4 ईंटें लगा करके हरा चादर बिछा दिया जाएगा, अगरबत्ती जला दी जाएगी, धीरे धीरे उसको कब्जा कर लिया जाएगा और कब्जा करने के बाद वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। वो जमीन आपकी है कि सरकार की है कि रोड पर है या किसी पुलिया पे है, इससे कोई मतलब नहीं है। आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है इस देश के अंदर? तो इस पर रोक लगाना जरूरी है। इसलिए वक्फ बोर्ड भंग होना जरूरी है, और अगर भंग नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड का पर कतरने की जरूरत है, क्योंकि ये अपनी औकात में रहें, औकात से बाहर न जाएं। अभी हम चलते हैं डॉक्टर अंकुर जी की तरफ और उनका भी राय लेना चाहते हैं कि इस पे वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। संशोधन में बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे देश में सारी संपत्ति मुगलों की थी, मुगलों का शासन था। उसके बाद मुगलों के बाद अंग्रेज आए शासन करने। अभी भी आप आज से 50-60 साल पहले का दस्तावेज देखेंगे तो वो उर्दू में लिखे गए हैं। तो इनकी तो, हिंदुओं की तो कोई ज़मीन थी ही नहीं। मुगलों से जो मुगल ज़मींदार थे, मीर थे, और जो उसमें उच्च बिरादरी थी शेख सैयद पठान, वही ज़मीनों का जो टैक्स होता था वसूलते थे। मिसाल के तौर पर बनारस में हर तीरथ एक मोहल्ला है, वहाँ एक पोखरा था, वो मुसलमानों के नाम था। पूरा विशेषरगंज से लेके सब अभी भी मुसलमानों के नाम पे हैं। तो अभी भी लोगों का उस पर कब्जा है। धीरे धीरे वो चले गए। वक्फ करना, वक्फ ये है कि हमारी जो संपत्ति है हम उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो आप संपत्ति को लेके साथ नहीं जाते हैं कहीं, आप उसको किसी चैरिटी या किसी चीज़ में दान कर देते हैं। अब आइए हिंदुओं के लिए। हिंदू तो खुद न पोखरा गढ़ा कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। पहले अपने मंदिरों को बचा लीजिए। मंदिर आपके कब्जे में हैं, उसमें अवैध घर बने हुए हैं। बनारस के सैकड़ों तालाब पाट कर आप उस पे कॉलोनी बना दिए, तो आप अपनी ज़मीन को तो बचा ही नहीं पा रहे हैं। मुट्ठी भर मुसलमान हैं, आखिर वो जाएंगे कहाँ? स्पेस चाहिए रहने के लिए। जाइए देखिए चित्तनपुरा में, बजरडीहा में, लल्लापुरा में किस तरह से रह रहे हैं। कहाँ उनके जो वंशज है कहाँ गाड़े जाएंगे? तमाम समस्याएं हैं। सरकार इसका निदान निकाले। हम तो कहते हैं सरकार वक्त खत्म कर दे, लेकिन उनकी समस्याओं को तो सुने। अभी क्या सबसे करेंगे? ज्यादा जो जमीन है उन्हीं के पास में है। ये कहाँ लिखा गया है? वक्फ बोर्ड के पास में तीसरी मेरी नंबर बात पे। समझिए, मेरी बात समझिए। देखिए, वक्त की जमीन किसी की प्रॉपर्टी है, आप उसमें से रेलगाड़ी घुसा दीजिए, आप फिर कह दीजिए कि वक्त की जमीन है। ऐसे कहाँ से होगा? तो वो वक्त की जमीन है, ठीक है। और
ऐसे ऐसे केसेस हैं तो अब ये लोग क्या पाकिस्तान चले जाएं। रही फिलिस्तीन का मामला, दुनिया का जघन्यतम नरसंहार, एक दिन में 400 लोग मार दिए जाते हैं। अगर 4 आदमी मरते हैं तो दुनिया की खबर बनती है। दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा कि फिलिस्तीनियों को क्यों मारा जा रहा है। 1 हफ्ते पहले बम गिराया था, बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं? क्या मिल जाएगा? और उसके सारे ये जितने कांड हो रहे हैं सारे के पीछे अमेरिका लगा हुआ है। वो कहाँ से पा रहे हैं बारूद, कहाँ से पा रहे हैं? अमेरिका सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ है पूरा एशिया भर में। भारत पाकिस्तान को लड़ाना, इजराइल फिलिस्तीन को लड़ाना, यूक्रेन रसिया को लड़ाना, चाइना हिंदुस्तान को लड़ाना, यही अमेरिका का काम बना हुआ है और कुछ नहीं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनकी भी हम राय लेना चाहते हैं। भैया आपका परिचय आप? जी, मेरा नाम अभय पड़ेगा और मैं आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का काशी विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। किस नजरिए से आप देखते हैं? नहीं, ये वक्फ बोर्ड 2025 जो यह संशोधन हुआ है यह बहुत ही मतलब कि बधाई के पात्र हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी, मैं उनको बधाई देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह वक्फ बोर्ड तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड समाप्त नहीं किया गया, उसमें संशोधन किए गए। बड़े भाइयों को बताऊं कि उसमें संशोधन गलत क्या हुए हैं। अगर वक्फ बोर्ड में किसी 2 महिला को रखना इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है कि आपको वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखा जाएगा, तो ये बताइए कि महिलाओं को क्यों नहीं रखा जाएगा वक्फ बोर्ड में? और महिलाओं को रखा जाना वक्फ बोर्ड में क्या गलत काम है? अगर आप किसी भी सरकारी संपत्ति पे अगर आप मजार या मस्जिद कुछ बना रहे हैं और आप उसका डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तो भाई आपका तोड़ा जाएगा, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप अपने में करिए। अगर किसी महिला के पास, मैं आप उसमें जो परिवर्तन हुए वो बता रहा हूँ, किसी महिला के पास अगर बच्चे नहीं होते हैं तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। ऐसा क्यों? अगर वह महिला अपनी संपत्ति अगर खुद से दान करेगी तब वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी। वह महिला अगर किसी को देना चाहती है, किसी को बेचना चाहती है, उसे बेच सकती है, उसे दे सकती है। ये परिवर्तन किए गए हैं। अगर किसी के, मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पे अपना दावा करता है, वह दावा करता है और वह व्यक्ति जिस संपत्ति पे दावा करता है उसका जो मालिक है वह वक्फ बोर्ड में ही मुकदमा लड़ने के लिए जाएगा। अगर वहां से मुकदमा हार जाता है तो उसके पास कोई इस देश में वैधानिक चीजें नहीं बचती थी। अब सरकार ने लाया है जिला अधिकारी की देखरेख में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। हम कहते हैं यह देश सेकुलर कंट्री है। इस देश में जब बात हिंदुओं की आती है, बात सिख की आती है, इस देश में बात ईसाइयों की आती है, तो आप सब चीजें क्या है कि इनको आप बात देते हैं कि नहीं ये अलग अलग धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, ये राष्ट्र के हैं, ये वो है। लेकिन हम देखते हैं कि जब बात इन लोगों के पे ऊपर चली जाती है तो ये कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है। ये हम कहते हैं यह देश सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे किसी धर्म का बोर्ड नहीं होना चाहिए, चाहे सिख बोर्ड हो या आपका मुस्लिम बोर्ड हो या हमारा सनातन बोर्ड हो, किसी भी धर्म का बोर्ड नहीं होना चाहिए। इस देश में एक ही बोर्ड है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिख करके गए हैं और हम सभी उसी को मानने वाले लोग हैं। इस देश में उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय हो सकता है मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति सही नहीं रही हो, ऐसी बोर्ड बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय के लोग जो जानकार लोग थे उन्होंने बनाया। और उन लोगों ने उस समय बनाया था, उस समय सोच समझ के बनाए होंगे, उस समय उनका स्वागत करते हैं। हमारे बड़े भाई अजय फौजी जी हैं, वो कह रहे हैं कि जो है इस देश में नौकरियों की चर्चा नहीं होती है, युवा बेरोजगार हैं। बिल्कुल सही बात है, केंद्र सरकार जो है या राज्य सरकार है सर्विस या नौकरी पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन फिर भी जिस देश में जितना इम्पोर्टेंट सरकारी सर्विस है, जितना इम्पोर्टेंट लोगों को रोजगार देना है, उससे कम इम्पोर्टेंट इस देश का सांस्कृतिक उत्थान नहीं है। इस देश में मुगल आक्रमण किए, इस देश में अंग्रेजों ने आक्रमण किया और लगातार इस देश में आक्रमण हुए, जिसके कारण हमारी भारतीय संस्कृति उथल पुथल हुई। और आज ये जो केंद्र सरकार आई हुई है, मोदी जी की सरकार है, यह सांस्कृतिक उत्थान को लेकर के अच्छा कार्य कर रही है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और एक चीज और वो बोले कि अपनी बहन बेटियों की शादी करना, शायद बड़े भाई को इतिहास मालूम नहीं होगा, हमारे यहाँ ऐसा किसी धर्म में, ऐसा धर्म जहाँ की औरतें जो है जौहर कर ले रही हो, अपने शरीर को छूने तक नहीं दी, वो धर्म किसी दूसरे से शादी करेगा। और कुछ वामपंथी इतिहासकार आए और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किए, और लेकिन आज की डेट में उन इतिहास को फिर से संकलित किया जा रहा है, फिर से लिखा जा रहा है। बड़े भाई वो बोले कि जो है वो उर्दू भाषा, उनको हम बता देना चाहते हैं कि उस समय जो बाबरनामा या जो प्राचीन ग्रंथ रहे, वो उस समय के जो ग्रंथ थे तुर्की और फारसी में लिखे गए। आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, वो तुर्की और फारसी में लिखे गए। उर्दू की बात रही, उर्दू हमारे देश की भाषा है, उर्दू से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उर्दू इज इंडियन लैंग्वेज, तो उर्दू से हमें कोई दिक्कत नहीं है जी।
आप किस तरीके से इस एक्ट को देखते हैं, संशोधन बिल? हम संशोधन बिल किया गया है तो हमारा तो व्यक्तिगत मत यही है कि ये वक्फ बोर्ड का जो ये उसको पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए था और खत्म इस आशय पर कर देना चाहिए था कि यदि आज़ादी के बाद जो हिंदू जो मुसलमान जो भारतीय थे जो पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान के भारतीय जो हिंदुस्तान आए और जो यहाँ के लोग पलायन करके जो पाकिस्तान गए, उनकी जो संपत्ति थे, उनके जो ज़मीन थे, उनके जो भी चीज़ें थी, उसको वक्फ बोर्ड के जरिए दे दिया गया कि इसका मालिकाना हक आपके पास रहेगा। लेकिन जो लोग बाहर से पलायन उधर से इधर की ओर आए, उनके रहने की, सोने की, उनके घर की, उनके पढ़ने की, लिखने की, उनके स्वास्थ्य की चिंता यदि भारत सरकार करता है, तो यहाँ से जो मुसलमान वहाँ गए, उस पर भारत सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए? उस पर भारत सरकार का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न आपने खड़ा कर दिया। इसका और जवाब दूसरी हम बात लेते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद तारिक कुरैशी। जी, आप किस तरीके से आप इस संशोधन बिल को देखते हैं? संशोधन बिल हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस वजह से विरोध करते हैं कि क्योंकि ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है। जैसे कोई औरत है, अगर उसके लड़की लड़का नहीं है, अगर हम लोग के पास संतान नहीं है, तो ज़मीन हम लोग मस्जिद मदरसे में दे सकते हैं। और रही बात हमारे चाचा की, जो कह रहे हैं कि देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं था, उनसे पूछ लीजिए कि कितने उलमाओं ने फांसी दी है। इतिहास को सही से पढ़ना चाहिए। और रही बात गाय माता की, गाय माता का एक्सपोर्ट हिंदू ही करते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब एक्सपोर्ट करती हैं। गाय माता का गोश्त, बीफ का गोश्त सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। सब हिंदू लोग करते हैं, कोई मुस्लिम नहीं करता। क्यों नहीं बंद करते आप? क्या वजह है आपकी? क्या मजबूरी है? क्यों नहीं बंद करते आप? और बीफ खाने वाले भी केरल के हिंदू भी खाते हैं, क्यों नहीं आप बंद करते हैं? गोवा में स्मृति ईरानी के रेस्टोरेंट के अंदर बीफ को परोसा जाता है, क्यों नहीं आप बंद करते हैं? क्या वजह है? क्या परेशानी है आपको? वो तो आपके धर्म का मामला है, आप अपने धर्म को क्यों नहीं लेते? सबसे ज्यादा तो भेदभाव आपके धर्म में जातियों को लेकर। क्यों नहीं आप जो छोटी जातियों को अपने बड़े जातियों के साथ बैठने का मौका देते हैं? क्यों नहीं उन्हें पूजा करने का अधिकार देते हैं? बड़े जाति के लोग छोटे जातियों को मंदिर में जाने नहीं देते हैं। ऐसी बात है, क्यों नहीं जाने देते हैं? आप क्यों उनके साथ भेदभाव करते हैं? लड़का ठेला लगाता है तो हमें 5 लाख रुपया तिलक में चाहिए, क्यों आप लेते हैं 5 लाख रुपया तिलक में? क्या वो मजबूर है? क्यों दहेज उत्पीड़न करते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा कर दिया कि जितनी भी गोमांस से जुड़े लोग हैं वो ज्यादातर मतलब कि हिंदू हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, गोवंश का व्यापार हिंदू मुसलमान कोई भी कर रहा है, उसको बंद होना चाहिए और वो अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। मैं उसको स्पष्ट मानता हूं, इसलिए ये बंद होना चाहिए। और रहा, जब बात होती है तो हमने शुरू से कहा है कि हमें किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है, मुसलमानियत से दिक्कत है। वजह क्या है कि अगर आप हिंदुस्तानी मुसलमान हो तो आप हिंदुस्तान की बात करो ना। आप औरंगजेब की बात क्यों करते हो? आप अकबर की बात क्यों करते हो? आप हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, हमारे आज़ादी की लड़ाई में लड़े, आप उनकी बात करो। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी बात करो, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी, हमें अच्छा लगेगा। हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब हुए और कलाम साहब मुसलमान थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या कोई मुसलमान इनकार कर सकता है कि वो मुसलमान नहीं थे? जब हमने ऐसे लोगों को अपना राष्ट्रपति बनाया, हमारे पदाधिकारी हैं, जगह जगह अधिकारी हमारे हैं, मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों को भी अपना दिमाग साफ करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह देखें, अपने देश की तरह देखें। और जो हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया है, जबकि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विवादित जगह पे नमाज अता नहीं करनी चाहिए। वो क्यों विवादित जगह पे जाके नमाज अता कर रहे हैं? और मंदिरों को ही तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने के लिए, हिंदुओं के सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने के लिए। तो आज जब हमें स्वतंत्र भारत में है तो हमें वो सांस्कृतिक विरासत इनको वापस सौंप देनी चाहिए थी। कौन मना करता है?
आज राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने के बाद भी मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई? क्या मस्जिद बनाने के लिए जगह नहीं दी गई? जगह दी गई वहां पे। बिल्कुल जवाब मिल लीजिए। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन अभी जमीन खाली है आप लोगों का। राम मंदिर बनी, जो फैसला आया उसका सम्मान हम लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका हम लोगों ने सम्मान किया। जमीन खाली है, हम लोग अभी बना नहीं रहे उसमें। और रही बात हमारे चाचा की, जो उन्होंने कहा कि हम इस्लामीकरण के खिलाफ हैं, तो इसी तरह हम लोग भी भगवाकरण के खिलाफ है। आप वीर सावरकर की क्यों बात करते हैं? वीर सावरकर जो जेल में रहकर अंग्रेजों से माफी मांगता था, आप उसकी क्यों बात करते हैं? जो सबसे पहला आतंकवादी है, आप उसकी क्यों बात करते हैं? क्या वजह है? ये तो जनता जवाब देगी कमेंट के माध्यम से। जनता के लिए भी ऑप्शन है। और हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपको भी मौका दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये अभी बड़े भाई अजय फौजी भैया ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं कर दिया जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पार्टी के, जिस पार्टी के आप वो हैं, सदस्य हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोवंशों से और गायों से और गौशालों से बदबू आती है। पहले उनकी वैचारिकी और उनकी जो मनोस्थिति है वो थोड़ी परिष्कृत हो जाए, थोड़ी सुदृढ़ हो जाए, तो हम लोग इस पर आगे की ओर बढ़ेंगे। और हम लोग जरूर एक समय आएगा, और हम लोग के लिए क्या, पूरे भारतवर्ष में हमारे लिए गाय पूजनीय है। हम लोग गाय की पूजा करते हैं। पूजा पाठ जो भी हमारे यहाँ की जो अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें गोबर से लेकर, गोमूत्र से लेकर के सारी चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। और उन्होंने कहा, बड़े भाई ने कहा कि मुसलमानों का देश है, मतलब मुगलों का देश है। तो मुगलों के पहले का इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए। इतिहास को आधे से ही नहीं स्टार्ट करना चाहिए। इतिहास को यदि पढ़ना है तो बिगिनिंग टू एंड करना चाहिए। इतिहास को प्रारंभिक सिरे से लेकर के अंत तक आना चाहिए। तो समग्रता में ही व्यक्ति जाके ज़्यादा सही ढंग से पुष्पित और पल्लवित होता है। अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, समाज के लिए हानिकारक होता है। और उन्होंने कहा कि भगवाकरण के खिलाफ है, तो भगवाकरण के खिलाफ आप हो भी नहीं सकते हैं। और इसलिए नहीं हो सकते हैं कि जिससे प्रकृति में आप सुंदर वातावरण का और क्या कहते हैं, सुबह और शाम और दिन और रात की आप जो परिकल्पना है, आप सूर्य के जो प्रकाश हैं, जो लालिमा है, वो भी भगवा है। और भगवा सौर्य का प्रतीक है। वो किसी के चाहने और न चाहने से वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसे लगातार भारतवर्ष में कितने आक्रांता और इस तरीके की बात करने वाले लोग आए, पर भारत की सेहत पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा है। भारत में जो आए भारत के और अच्छा ये बताइए कि इन लोगों को पीड़ा किस बात, जो जिस जिले में है वहाँ के जिला अधिकारी का अधिकार क्षेत्र थोड़ा बढ़ा दिया गया, वो क्या गलत है? कोई उसमें गलत होगा, वो न्यायपालिका के थ्रू हाई कोर्ट उसमें कुछ अपना हस्तक्षेप कर सकता है, वो क्या गलत है? ये बताइए। या धार्मिक, अब कहने अभी बनारस में अभी यूपी कॉलेज था। यूपी कॉलेज कौन नहीं जानता है कि राजर्षि जी ने वो भूमि दान में दिया, और वहाँ पर वो यूपी कॉलेज शिक्षा का एक केंद्र बना, शिक्षा का एक मंदिर बना। वहाँ भी एक विवाद आया कि वहाँ वक्फ बोर्ड का है। आपको यदा कदा किसी ने कोई जगह दिया, तो सामाजिक समरसता में यदि आपको किसी ने कोई जगह दे दिया, उस पर आप मालिकाना हक जताने लग रहे हैं। तो इसीलिए इस नियम का संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उन्होंने खड़ा किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने पहले तो मेरे भाई ने कहा कि दुर्गंध की बात, ठीक। तो पहले ये मैं बता देना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को जो शुरुआत किया था, वो अधूरा शुरुआत किया था। दुर्गंध का मतलब गौशाला। भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुत से गौशालाएं बनी, ठीक। उसमें कितने जानवर, गाय बैल मर रहे हैं, उनका आंकड़ा उनके पास नहीं है। कितने खा रहे हैं, उसका आंकड़ा उनके पास नहीं है। ये दुर्गंध, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि ये जो दुर्गंध की बात कर रहे हैं, ये जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाके दुर्गंध जो निकाल रहे हैं, इस दुर्गंध को लेके कहा। और गौशालाएं में जो स्थिति है, जानवर, आज आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में जितने गौशालाएं बनाई गई हैं, वहां जानवर का एक कुत्ता जानवर नोच रहा है, खा रहा है, वो दुर्गंध। और इस दुर्गंध को लेके उन्होंने कहा कि हम इत्र की फैक्ट्री लगाए हुए हैं, खुशबू आती है वहां से, ये उस पे बात करे और वो काम करे। गौशाला में जो दुर्गंध आ रही है उसकी स्थिति जाके देख ले। अभी ये कहते हैं दुर्गंध बहुत आती है, बहुत जानवर है, गौशाला मैंने बना दिया है।
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने यात्रीगण जाते हैं, उसी लाइन में बैल भी घुसता है। अगर कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेदार? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर जिले में जाते हैं, ऐसा कोई शायद न जिला बचाओ उनके फ्लीट में सिक्योरिटी बीच में बैल घुस जाता है। तो गौशाला आप बनाए कहाँ? वो जानवर रोड पे आए कैसे? जानवर रोड पे मर कैसे रहे? और इंसान उनसे जानवरों की वजह से मर कैसे रहे हैं? ये जवाब मैं इनका ये दिया हूँ। ये गौ दुर्गंध की बात इस चीज को लेके बोला है। बहुत बड़ा सवाल है ये। और अखिलेश यादव जी के पहले बयान को हुबहू बड़े भाई को सुनना चाहिए और तत्पश्चात इस पर जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि गौशाला में बदबू आती है इसलिए हम नहीं जाते हैं और यहाँ इत्रखाने में हम आए हैं खुशबू के लिए। तो इत्रखाने तो हिंदुस्तान का नौजवान या उत्तर प्रदेश का नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति में उनको लाभ मिलने वाला है नहीं, इसलिए छटपटाहट अखिलेश यादव जी का है और छटपटाहट की वजह में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे नेता हैं, आपको इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। और नेताजी ने सामाजिक समरसता पर बहुत अच्छा उनका काम रहा है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, तो उनसे कुछ अनुसरण करके कम से कम समाज को अच्छा दिशा देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये हमें बता रहे हैं कि दुर्गंध की बात, हम भगवान कृष्ण के वंशज है, ये दुनिया जानती है। हमारा गौ पालक ही का एक सेकंड सुन तो लीजिए, गौ पालक है। ये हमसे ज्यादा कोई जानवर गौ रखा ही नहीं है। हम ही अब दुर्गंध, हम 24 घंटा उसी जानवर के बीच में रहते हैं, गौ माँ के बीच में सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं और करते, लेकिन ये उस दुर्गंध को लेके जो जानवर मर रहे हैं उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों को गाय जब को गौ माता को वो जानवर गौशाला में नोच रही है, कितने लोग जाते हैं? नहीं जाते। तो उनका ये कहना है कि वो दुर्गंध उस चीज को, इनके पास मुद्दा नहीं कितना हम तो जो जानवर रखे हैं हमको तो उसका नाम तक पता है। भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग गौशाला प्राइवेट बनाए हैं ये पता है। अखिलेश यादव खुद गौशाला बनाए हुए हैं, नीचे गाय है, ऊपर वो रहते हैं। अब ये आप सोच देख लीजिए कि इनकी भाषा क्या है, क्या सोचते हैं। अब हम ही गौपालकों से कह रहे हैं कि हमें दुर्गंध आती है, और जो कि हमारे ही दूध निकाले हुए से देश के 80% आबादी, 80% लोग दूध यूज करते हैं, चाय, घी, मक्खन, पनीर खाते हैं, हमें दुर्गंध आता तो हम छोड़ नहीं देते। इत्र याद इसीलिए है कि इत्र का इतना बड़ा घोटाला हुआ था जो समाज के सामने आया था। हो सकता है उस घोटाले के कुछ छींटे वहां भी पहुंचे हों, तो इत्र के घोटाले से जो मिला हुआ पैसा है वो तो इत्र की बात करेगा। घोटाले में कोई नहीं फंसा था, ये भारतीय, और उसके बाद स्पष्ट तौर पे देखा जाए कि गौशालाओं से जब इनको दुर्गंध आती है तो इनको किससे दुर्गंध आई? उनको इत्र चाहिए, क्योंकि इत्र का घोटाला चल रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जा दिन धरा धेनु नहीं हुई, रसा रसातल ताछन हुई। सृष्टि का प्रलय हो जाएगा यदि इस धरती पर गौवंशक या गायें नहीं रहेंगी। और उससे अखिलेश यादव जी को पीड़ा हो रही है, महक आ रही है, तो अखिलेश यादव जी को शर्म करना चाहिए अपने को गोवंशक कहने पर, अपने को ग्वाल परिवार, अहिर परिवार और यादव परिवार से होने पर उनको शर्म आनी चाहिए। 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को, 10 साल गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने में कौन सा सर्वे करानी है, कौन सी टीम बनानी है, कौन सा सीबीआई जांच करानी है, कौन सी ईडी जांच करानी है? 10 साल में ये गौ माता को राष्ट्रीय माता नहीं घोषित कर दे रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 साल हो गया बॉस, 10 साल बहुत हो गया, 1-2 महीना नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो अब कब करेंगे? जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर जिस प्रकार से गोवंश की संख्या घट रही है तो एक बड़ा प्रश्न होगा कि हम महादेव की पूजा करने के लिए कहां से लाएंगे? जो कृष्ण जी की पूजा होती है वो सब, ये तो भारतीय जनता पार्टी सोचे, अरे ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सोचे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचे। अपनी बात चर्चा में शामिल आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज शाम तक संसद में क्या होता है, इस पे जनता आप अपनी राय कमेंट माध्यम के से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आप भी अपनी राय को रख सकते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव।